हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी का डिस्कशन है और हम लोग यूरोप अध्याय 2 को डिस्कस करें। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो सबसे पहले आयरलैंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आयरलैंड का कुल एरिया लगभग 84,421 वर्ग किलोमीटर है। आयरिश गणराज्य और उत्तरी आयरलैंड को एमराल्ड द्वीप के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहां घासों की अधिकता है। घास काफी मात्रा में पाए जाते हैं। यह उत्तर अटलांटिक महासागर में ग्रेट ब्रिटेन के पश्चिम में स्थित है। 1937 में यह यूनाइटेड किंगडम से अलग होकर एक स्वतंत्र गणराज्य बना। देखिए, देश का अधिकतर जो भाग है 150 मीटर से कम ऊंचाई पर है। यहाँ के संपूर्ण धरातल पर हिमानी अपवाह के द्वारा निर्मित भू आकृतियां यानी एस्कर और ड्रमलिन मिलती हैं। मध्य का मैदानी भाग अक्रमबद्ध पहाड़ियों से घिरा है, यानी पहाड़ी क्रमबद्ध रूप से नहीं है, इतर तितर हैं। यहाँ की चट्टानें कार्बोनिफेरस युग में निर्मित हैं। दक्षिणी भाग में बालू पत्थर से निर्मित समानांतर कटक श्रेणियां जो है पाई जाती हैं। इसके बाद आयरलैंड की जलवायु पर सागरीय प्रभाव है। यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर के बीच होती है। देश की राजधानी डबलिन की जुलाई का तापमान 16 डिग्री सेंटीग्रेड और जनवरी का तापमान 7 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। आयरलैंड में अनेक छोटी नदियां और झीलें हैं, जिनमें सैनोन सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 370 किलोमीटर जो अधिकांशतः नौगम्य है। वनों का विस्तार केवल 5% क्षेत्र पर है। आयरलैंड यूरोप के सबसे कम वनाच्छादित देशों में से एक है। पर्वतों पर शकुनधारी वन, तटवर्ती भागों में दलदली वनस्पति उगती है। अधिकांश वन काट दिए गए हैं। ओक के वन अब केवल कुछ पर्वतीय घाटियों तथा किलारनी में शेष है। अधिकांश मिट्टियां हिमानी अपवाह से निर्मित होने के कारण कृषि के लिए अनुपयुक्त हैं। निम्न भूमियों में उर्वर भूरी और कत्थई रंग की पोडजोल सदृश मिट्टियां जो है मिलती हैं। आयरलैंड की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि पर आधारित है। देश का लगभग 70% भाग जो है कृषि योग्य है। अधिकतर कृषि योग्य भूमि चरागाह है। जई, गेहूं, चुकंदर, आलू यहाँ की मुख्य फसलें हैं। आयरलैंड की कार्यशील जनसंख्या का कुछ प्रतिशत मत्स्य उत्पादन में संलग्न है, मत्स्य उत्पादन करते हैं। और यहाँ की जो मत्स्य किस्में हैं, कॉड है, व्हाइटिंग है, प्लेस है, सोल, हैडॉग, हेरिंग, मैक्रेल, यहाँ पकड़ी जाने वाली मछलियों का जो है प्रकार है। आयरलैंड के जो खनिज हैं, आयरलैंड के खनिजों में सीसा, चांदी, जस्ता, जिप्सम, डोलेमाइट और कोयला प्रमुख है। अल्प मात्रा में दक्षिणी तट पर प्राकृतिक गैस निकलती है। चूना पत्थर, ग्रेनाइट, बालू, चीका, बजरी यहाँ जो है बहुतायत में मिलते हैं। और डबलिन देश की राजधानी है तथा कॉर्क तथा लिमेरिक अन्य प्रमुख नगर है। फ्रांस के बारे में अगर बात करें तो फ्रांस यूरोप का दूसरा तथा पश्चिमी यूरोप का सबसे बड़ा देश है और इसका कुल एरिया लगभग 6,43,806 वर्ग किलोमीटर है। केवल रूस ही इससे बड़ा देश है। यह एक षटभुजाकार देश है जो 3 ओर से सागरों से घिरा हुआ है, इसीलिए इस देश को समुद्रों की रानी कहा जाता है। इसके उत्तर पश्चिम में इंग्लिश चैनल, बिस्के की खाड़ी तथा पश्चिम दक्षिण में भूमध्य सागर विस्तृत है, फैला हुआ है। यह अटलांटिक महासागर के व्यापारिक मार्गों से जुड़ा हुआ है तथा पूर्व के देशों के साथ इसका व्यापार भूमध्य सागर के द्वारा होता है। फ्रांस की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 8 देशों से मिलती हैं। ये 8 देश हैं: बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, मोनाको, स्पेन और अंडोरा। इसके उत्तर पूर्व में बेल्जियम और लग्जमबर्ग, पूर्व में जर्मनी, स्विट्जरलैंड और इटली, दक्षिण पश्चिम में स्पेन, अटलांटिक महासागर जो है स्थित है। फ्रांस की मुख्य भूमि के अतिरिक्त 4 समुद्र पारीय भाग भी हैं। पहला है दक्षिण अमेरिका में फ्रेंच गुयाना, वेस्ट इंडीज में स्थित गुआडेलोप तथा मार्टिनिक और हिंद महासागर में रियूनियन द्वीप तथा म्यूटो द्वीप जो कि पूर्व में कामरोस द्वीप का एक अंग था। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, इसके अतिरिक्त फ्रांस के पास बहुत से छोटे द्वीप भी हैं जो पोलिनेशिया तथा हिंद महासागर में स्थित है। कोर्सिका द्वीप जो महान विजेता नेपोलियन की जन्मभूमि है, फ्रांस का अभिन्न अंग है। देखिए, यहाँ की जो धरातल है इसके बारे में अगर बात करें तो स्थलाकृति दृष्टि से फ्रांस में अनेक विविधताएं हैं। फ्रांस की जो स्थलाकृति है, यहाँ की स्थलाकृतियां विविधताओं से भरा हुआ है, जिनके आधार पर इसे 3 भू आकृति प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। तो फ्रांस की भू आकृति जो प्रदेश है, उत्तर पश्चिमी मैदान है, मध्यवर्ती पठार है, दक्षिण पूर्वी पर्वतीय प्रदेश है।
फ्रांस के दक्षिण पूर्वी भाग में विस्तृत उच्च भूमि यानी मध्यवर्ती पठार स्थित है, जिसे सेंट्रल मैसिफ कहा जाता है। यह एक विषम धरातल वाला पठार है जिनके किनारे पर जो है हर्सिनियन युग में निर्मित पर्वत श्रेणियां घर्षित होकर अवशिष्ट रूप में मौजूद हैं। फ्रांस के दक्षिण पश्चिम भाग में स्पेन तथा फ्रांस की सीमा पर जो है पिरेनीज पर्वत श्रेणी विस्तृत है, जिसका सर्वोच्च शिखर पिको डी अनेटो है। इसकी जो मतलब की ऊंचाई है 3404 मीटर है। देश के दक्षिण पूर्वी भाग में टर्शियरी युग में निर्मित वलित आल्प्स पर्वत अनेक समानांतर श्रेणियों के रूप में पूर्व पश्चिम दिशा में विस्तृत है, फैले हुए हैं, और फ्रांस का सर्वोच्च और यूरोप का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर माउंट ब्लांक है। याद रखिएगा, ये जो है फ्रांस का मैप है। मैप को एक बार देख लीजिए। इधर इंग्लिश चैनल है, इधर बेल्जियम है, ये एसेन है, ये म्यूस नदी है, ये पेरिस है, ये सी नदी है, ये लॉयर नदी है, ये डोडोर्जा नदी है, ये लार्ट नदी है, ठीक है। ये जूरा पर्वत है, इधर स्विट्जरलैंड है, ये आल्प्स है, ये इधर इटली है, ये स्ट्रासबर्ग है, इधर वासेज पर्वत है। तो लोकेशन को एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, पिरेनीज पर्वत फ्रांस के दक्षिणी सीमा के साथ फैला हुआ है, जो फ्रांस को स्पेन से अलग करता है। पिरेनीज पर्वत फ्रांस को स्पेन से अलग करता है। पूर्वी भाग में इसे आल्प्स पर्वत इटली से, जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड से और वासेज पर्वत जर्मनी से अलग करते हैं। इसकी आधे से अधिक भूमि यूरोप के विशाल मैदान का एक भाग है। फ्रांस के दक्षिण भाग और उत्तरी भाग का सामान्य ढाल पूरा पश्चिम और दक्षिण उत्तर की ओर है। देखिए, रोन, लायर और सीन फ्रांस के मैदान में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां हैं। रोन तथा लायर मध्यवर्ती पठार से निकलकर इसके समानांतर पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए बिस्के की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। रोन आयतन के दृष्टि से देश की सबसे बड़ी नदी है और लायर फ्रांस की सबसे लंबी नदी है, जो आर्डेच पर्वत से निकलती है। सी नदी याद रखिए बरगंडी उच्च भूमि से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए इंग्लिश चैनल में गिरती है। फ्रांस की राजधानी पेरिस सी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ की जलवायु के बारे में अगर बात करें तो फ्रांस जो है मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। कहां पर? शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। इसकी जलवायु पर गर्म उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट, उष्ण कटिबंधीय महासागरीय वायु राशि और पछुआ पवनों का प्रभाव पड़ता है। फ्रांस को भूमि तथा जलवायु के दृष्टि से लघु यूरोप के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी जो जलवायु है पश्चिमी यूरोप के समान है। फ्रांस की जो जलवायु है क्षेत्रीय भिन्नताओं के आधार पर अगर बात करें तो शीतोष्ण सागरीय, शीतोष्ण महाद्वीपीय, पर्वतीय और भूमध्य सागरीय है। उत्तर पश्चिमी तटीय मैदान में शीतोष्ण सागरीय जलवायु मिलती है। ली हावरे पतन पर जुलाई में 7 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 7 डिग्री सेंटीग्रेड और जनवरी में 16 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान और 80 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। पेरिस के निकटवर्ती क्षेत्र में शीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। जुलाई और जनवरी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और औसत वार्षिक वर्षा 65 सेंटीमीटर होती है। आल्प्स पर्वत क्षेत्र में पर्वतीय जलवायु पाई जाती है। इस क्षेत्र में औसत तापमान 17 डिग्री सेंटीग्रेड और ग्रीष्म काल में 17 डिग्री सेंटीग्रेड और शीतकाल में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। वार्षिक वर्षा का औसत 55 सेंटीमीटर है। यहां पर वर्षा हिमपात के रूप में होती है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें भूमध्य सागरीय तट पर स्थित मार्शलिज में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। यहां जनवरी में 7 डिग्री सेंटीग्रेड और जुलाई में 23 डिग्री सेंटीग्रेड औसत टेम्परेचर रहता है और औसत वार्षिक वर्षा 55 सेंटीमीटर होती है। फ्रांस के उत्तर पूर्वी और पूर्वी भागों और मध्यवर्ती पठारों पर महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है, जहां शरद ऋतु लंबी और धूप वाली होती है। दक्षिणी फ्रांस में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, जहां ग्रीष्म ऋतु लंबी और शुष्क होती है। प्राकृतिक वनस्पति के बारे में अगर बात करें तो फ्रांस का लगभग 25% क्षेत्र वन आच्छादित है, परंतु अधिकांश वन पूर्वी और दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जलवायु के अनुसार फ्रांस में 3 प्रकार के वन मिलते हैं। जलवायु के अनुसार फ्रांस का वानस्पतिक विभाजन जो है 3 रूपों में किया गया: शीतोष्ण कटिबंधीय वन, चौड़ी पत्ते वाले पर्णपाती वन और भूमध्य सागरीय वन। आल्प्स तथा जूरा पर्वतों पर शीतोष्ण कटिबंधीय शकुंधारी वन पाए जाते हैं, सदापर्णी वन पाए जाते हैं। इन वनों में पाइन, स्प्रूस, लार्च, बीच, सिल्वर जो फर है प्रमुख किस्में हैं।
उत्तरी और मध्यवर्ती फ्रांस में चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन वनों में ओक, एस, एल्म, बीच, पोपलर आदि प्रमुख किस्में हैं। दक्षिणी फ्रांस के भूमध्य सागरीय तटीय भागों में विशिष्ट प्रकार के वन उगते हैं। इन वनों के वृक्ष शुष्क और ग्रीष्म ऋतु में भी हरे भरे रहते हैं। पाइन, ओक, जैतून, कॉर्क आदि इन वनों की प्रमुख किस्में हैं। मिट्टियों के बारे में अगर बात करें तो फ्रांस के उत्तरी और पश्चिमी विस्तृत भूभाग पर नदी बेसिनों तथा उनके डेल्टा प्रदेशों में उर्वर जलोढ़ मिट्टी का उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, जो कृषि के लिए उपयोगी होता है। उत्तर पूर्वी फ्रांस के शीतल जलवायु प्रदेश में पौडजोल मिट्टी का विस्तार है, जो अपेक्षाकृत कम उपजाऊ है। आल्प्स पर्वत, पिरेनीज पर्वत, मध्यवर्ती पठार आदि उच्च भागों में कठोर शैलों के अपक्षय से निर्मित, कठोर शैलों के टूटने फूटने से निर्मित पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। जैव तत्वों के अभाव होने के कारण यह मिट्टी अनउर्वर या अनुपजाऊ होती है। दक्षिणी फ्रांस में कहीं कहीं चूना पत्थर या खड़िया प्रदेशों में घास के नीचे काले रंग के रेडजीना मिट्टी विकसित होती है। फ्रांस के भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्रों में लाल रंग की टेरा रोसा मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद कृषि के संदर्भ में अगर बात करें तो फ्रांस यूरोप का एकमात्र ऐसा देश है जहां खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। इसके कुल क्षेत्रफल के 1/3 से कुछ अधिक भागों पर खेती की जाती है। अधिकांश जनसंख्या नगरीय होने के बावजूद भी यह एक कृषि प्रधान देश है और इसी कारण इसे किसानों का देश यानी कंट्री ऑफ फार्मर्स कहा जाता है। गेहूं इस देश की सबसे महत्वपूर्ण फसल है, जो मुख्य रूप से पेरिस बेसिन के उत्तरी मैदान में पैदा की जाती है। दक्षिण पूर्व के आर्द्र और कृष्ण क्षेत्रों में मक्का की खेती होती है। मध्यवर्ती पठार की कम उपजाऊ भूमियों में राई और जई उगाए जाते हैं और उत्तर के ठंडे भाग में जौ की खेती की जाती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश में विविध प्रकार के फलों का उत्पादन होता है, जैसे जैतून, अंजीर, आंडू, आलूचा, नाशपाती और संतरे प्रमुख हैं। देश के उत्तरी भाग में सेव की खेती होती है और इस भाग में अंगूर के स्थान पर सेव अनाज होप नामक पौधे के फलों के मिश्रण से भी शराब बनाई जाती है। फ्रांस अपने अंगूर के उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है, जो विशेष रूप से दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। यहाँ के अंगूर से उच्च कोटि की शराब बनाई जाती है। शैंपेन, कॉग्नेट और ब्यूजोलिस यहाँ की सुप्रसिद्ध शराब के प्रकार हैं। बोर्डो में शराब का सर्वाधिक उत्पादन होता है। फ्रांसीसी शराब अपनी उच्च गुणवत्ता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। पेरिस के पास शैंपेन जिले के अंगूर से बनाई जाने वाली शैंपेन एक ऐसा ही शराब है और फ्रांस को वाइन यार्ड की भी उपमा दी जाती है, वाइन यार्ड। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के बारे में अगर बात करें तो फ्रांस में कोयला, लौ अयस्क, यूरेनियम, बॉक्साइट और चूना पत्थर को छोड़कर अन्य खनिजों का अभाव है। नैन्सी, मेड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग के सीमा पर लोहे के पर्याप्त भंडार हैं। लौ अयस्क ही एकमात्र ऐसा खनिज है जो फ्रांस में भारी मात्रा में पाया जाता है। लौ अयस्क का 90% से भी अधिक भाग लॉरेन क्षेत्र से निकाला जाता है। किस क्षेत्र से? लॉरेन क्षेत्र से, याद रखिएगा। देखिए, कोयला देश के उत्तरी भाग में पाया जाता है, जो बेल्जियम के कोयला क्षेत्र का ही विस्तार है। फ्रांस में कोयला उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं: नॉर्ड पास, डी कैले, लॉरेन, ली क्रूजोत और सेंट इरीन। देश की ऊर्जा का जो मांग है 60% परमाणु ऊर्जा से प्राप्त किया जाता है और फ्रांस में विश्व का 3.5% यूरेनियम भंडार स्थित है। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में फ्रांस संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व का द्वितीय बृहत्तम उत्पादक देश है। यहाँ विश्व की लगभग 16% ऊर्जा परमाणु ऊर्जा से उत्पादित होती है। इसके बाद अगर बात करें तो फ्रांस की जो नदियां हैं, याद रखिएगा, फ्रांस की नदियां आल्प्स, पिरेनीज या मध्यवर्ती पठारों से निकलती हैं, जिनके ऊपरी भागों में जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना की गई है या जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। विश्व के कुल जल विद्युत उत्पादन का लगभग 2.5% फ्रांस में उत्पादित किया जाता है। रो नदी पर एक ज्वारीय विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है। यहाँ के उद्योग के बारे में अगर बात करें तो फ्रांस के लौह और इस्पात उद्योग का विकास लॉरेन क्षेत्र, याद रखिएगा, लॉरेन क्षेत्र एवं उत्तरी कोयला क्षेत्रों में हुआ है। यहाँ वस्त्र उद्योग भी अत्यधिक विकसित है। फ्रांस का रेशमी वस्त्र उद्योग रोन घाटी में केंद्रित है। इसके विपरीत अगर बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग उत्तरी कोयला क्षेत्रों में और वासेज में केंद्रित है। उन्हीं कपड़ों के अधिकतर कारखाने उत्तरी भाग में स्थापित है। फ्रांस ने कुछ उद्योगों में विशिष्टता प्राप्त कर ली है। ये उद्योग हैं मशीनें, मोटर गाड़ियां, जलयान और वायुयान।
इनके अतिरिक्त यहाँ रसायन, उर्वरक, बिजली का सामान, इत्र, सुगंधित द्रव्य और अन्य विलासिता की जो वस्तुएं हैं ये बनाई जाती हैं। जनसंख्या के संदर्भ में अगर बात करें तो फ्रांस के लोगों में सेल्टिक, जर्मन, लैटिन और स्लाविक लोगों का मिश्रण है। पेरिस, लियोन, कोटे दी अजूर आदि क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अधिक है। अनेक सुप्रसिद्ध चित्रकार जैसे पिकासो, विंसेंट वी वान गो, सिजाने और मोंटे का जन्म फ्रांस में ही हुआ है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है जो एक सुनियोजित यानी वेल प्लानेट सिटी है। यहाँ अनेक स्मारक, भव्य भवन, विशाल संग्रहालय है। कला, साहित्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में फ्रांस का बहुत बड़ा योगदान है। नैन्सी, लीले, मेड, सेंट इरीन, क्लेरमोंट फेर्डन, लियोन्स, ग्रेनोविले आदि यहाँ के अन्य प्रमुख नगर हैं। सी नदी के किनारे अवस्थित पेरिस सभी प्रकार के यातायात साधनों का केंद्र होने के कारण फ्रांस का ये हृदय कहलाता है। यह एक केंद्रीय नगर है, नोडल टाउन है, जिससे जो है अगर बात करें तो फैशन की नगरी कहा जाता है, जो सौंदर्य प्रसाधन, परिधान, आभूषण और कलात्मक वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। देश की राजधानी होने के कारण पेरिस को प्रमुख नगर भी कहा जाता है। पेरिस के दक्षिण पश्चिम में वैज्ञानिक शहर एक टेक्नोपोल के रूप में स्थित है। टेक्नोपोल क्या है? यह उच्च तकनीक, विनिर्माण और सूचना आधारित उद्योगों का एक केंद्र है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जर्मनी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जर्मनी, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी दो राष्ट्रों में बंट गया था, जिसका पश्चिमी भाग जर्मन संघीय गणराज्य के नाम से जाना जाता था एवं पूर्वी भाग को तत्कालीन सोवियत संघ के राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र में होने के कारण जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य जो है कहा जाता था। यहाँ पे जर्मनी के जो मैप दिए गए आप देख सकते हैं। ये डेनमार्क है, बाल्टिक सागर इधर पोलैंड है, ये बर्लिन है, ये जो है नदी बंदरगाह है, ये वाला हैम्बर्ग। और इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर जो दिया गया है जर्मनी का काला प्रदेश यानी कोयला उत्पादन जो क्षेत्र है वो कौन सा है, तो ये वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया। इसके बाद अगर बात करें तो आप जो मैप है आपके पास उसको एक बार आप मतलब कि एनालिसिस कर लीजिएगा। इसके बाद म्यूनिख जो है, म्यूनिख संगीत वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। देखिए, सोवियत संघ का विघटन प्रारंभ होने पर 3 अक्टूबर 1990 को दोनों राष्ट्र जर्मनी संघीय गणतंत्र और जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य एक आपसी समझौते के द्वारा मिलकर एक राष्ट्र हो गए, जिसका नाम जर्मन संघीय गणतंत्र और जर्मनी पड़ा। इस देश का कुल क्षेत्रफल लगभग 3,57,020 वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान में अगर बात करें तो बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। जर्मनी के उत्तर में बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर और डेनमार्क, पूर्व में पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया, दक्षिण में ऑस्ट्रिया तथा स्विट्जरलैंड, पश्चिम में फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम तथा नीदरलैंड सीमाएं बनाते हैं। भौतिक लक्षण के बारे में अगर बात करें तो जर्मनी का भौतिक विभाजन किन किन रूपों में हुआ है, तो उत्तरी मैदान, मध्यवर्ती पर्वतीय एवं पठारी प्रदेश, आल्प्स पर्वत एवं अग्रभूमि और दक्षिणी सीमावर्ती प्रदेश। इसके बाद अगर बात करें तो जर्मनी के उत्तरी भाग में स्थित उत्तरी मैदान यूरोप के विशाल मैदान का ही एक भाग है। इस मैदान में राइन, बेजर, एल्प आदि नदियों के मैदान और डेल्टा स्थित हैं। जर्मनी के उत्तरी मैदान के दक्षिण में मध्यवर्ती पर्वतीय और पठारी प्रदेश स्थित है, जो हर्शियन युग में या एरा में निर्मित वलित और अत्यधिक घर्षित तथा ऊंचे भूमियों से निर्मित हुए हैं। इस प्रदेश में पर्वतों के शिखर घिसकर गोल और सपाट हो गए हैं। हार्ज और थ्यूरिजियन पर्वत इसी प्रदेश में स्थित हैं। इन पर्वत श्रेणियों के बीच जो है लघु पठार स्थित हैं, जो समुद्र तल से 1500 से 2000 मीटर तक ऊंचे हैं। सैक्सोनी और सब्बिया इसी प्रकार की उच्च भूमियां हैं। आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में आल्प्स पर्वत तथा उसका अग्र भाग स्थित है। जर्मन आल्प्स की सर्वोच्च चोटी याद रखिएगा जुगस पिट्जी 2693 मीटर ऊंची है, जो इसी प्रदेश में स्थित है। जर्मनी का अधिकांश नदियों का उद्गम इसी प्रदेश में होता है। दक्षिणी उच्च भूमियां और पर्वत में विविध प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती हैं, जैसे पठार, पहाड़ियां, घाटियां और पर्वत। यह प्रदेश पश्चिम में ब्लैक फॉरेस्ट लेकर पूर्व में याद रखिए बोहेमियन फॉरेस्ट तक विस्तृत है, फैला हुआ है, जिसे ब्लैक फॉरेस्ट जो है एक कम ऊंचाई वाला पठार है। इसके दक्षिण में बावेरियन आल्प्स की कटी फटी भूमि और इसके पश्चिम में राय नदी की प्रसिद्ध घाटी है। यह एक चौड़ी भ्रंश घाटी है जिससे होकर राय नदी बहती है। अपवाह के बारे में अगर बात करें तो जर्मनी में आल्प्स पर्वत जल विभाजक का कार्य करता है और यहाँ की अधिकतर जो नदियां हैं अपना जल उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर में जाकर गिरा देती हैं। केवल डेन्यूब नदी काला सागर में जाकर गिरती है।
आल्प्स पर्वत की उत्तरी ढालों से निकलने वाली नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए उत्तरी सागर में गिरती हैं, जबकि दक्षिणी ढालों से निकलने वाली जो नदियां हैं पूर्व और दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए भूमध्य सागर और काला सागर में जाकर गिर जाती हैं। राइन, एल्ब, ओडर, डेन्यूब, एस्प्री, बेजर, एम्स, साले ये सभी जर्मनी की प्रमुख नदियां हैं। राइन नदी आल्प्स पर्वत में स्थित कांस्टेंस झील से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए नीदरलैंड के समीप उत्तरी भाग में उत्तरी सागर में जो है गिर जाती है और यह नदी नौगम्य है। पश्चिम में कुछ दूरी पर यह फ्रांस के समानांतर सीमा बनाते हुए जो है आगे बढ़ती है और रूर इसके दाहिनी ओर का जो है प्रमुख सहायक नदी है, रूर नदी। डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर पूरब की ओर हंगरी और रोमानिया में प्रवाहित होते हुए काला सागर में जाकर गिर जाती है। ओडर नदी जर्मनी तथा पोलैंड की प्राकृतिक सीमा बनाती है और उत्तर में बाल्टिक सागर में यह जाकर गिरती है। बेजर नदी मध्यवर्ती उच्च भूमि से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए उत्तरी सागर में गिरती है। एल्बे नदी हाज पर्वत के दक्षिण में स्थित चेक गणराज्य की उच्च भूमि से निकलकर जर्मनी के मैदानी भाग में प्रवाहित होते हुए उत्तरी सागर में गिरती है। यहाँ की जो जलवायु है इसका विस्तार 47 डिग्री से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच है। यहाँ की जलवायु शीतोष्ण है। अटलांटिक महासागर की ओर से चलने वाली जो पछुआ पवनें हैं पश्चिमी भाग के जलवायु को ये क्या करते हैं, मृदु बनाती हैं। देश का अधिकतर भाग का वार्षिक औसत जो तापमान है टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। देश के पूर्वी भाग में अधिक महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है, सर्दी, ठंडी और गर्मियां। देश के इस भाग में यानी याद रखिएगा, देश के पूर्वी भाग में अधिक महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है, यानी सर्दी, ठंडी और गर्मियां जो है ये मिलते हैं यहाँ पे। ये मौसम सभी यहाँ पे पाए जाते हैं और देश के इस भाग में औसत वार्षिक तापमान 2 डिग्री और 4 डिग्री के बीच जो है परिवर्तित होते रहते हैं। बाल्टिक सागर के बहुत से बंदरगाह शीत ऋतु में जम जाते हैं, ठीक है। और देश में औसतन वर्षा 80 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होता है। उत्तरी मैदानी भागों में सागरीय शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, जिस पर सागरों का समकारी प्रभाव पड़ता है। परिणाम स्वरूप यहाँ का वार्षिक तापांतर कम रहता है। यहाँ ग्रीष्मकालीन औसत तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम और शीतकालीन औसत तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। पूर्वी जर्मनी में आंतरिक महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है, जिसके अंतर्गत सागर से दूरी के कारण समकारी प्रभाव नहीं रहता है। शीतकाल में जो है तापमान प्राय हिमांक के नीचे रहता है और हिमपात होता है। दक्षिणी जर्मनी में अल्पाइन पर्वतीय क्षेत्र में जो है ऊंचाई के अनुसार पर्वतीय जलवायु पाई जाती है, शीतल जलवायु पाई जाती है और आल्प्स के उत्तरी ढाल अत्यधिक ठंडे रहते हैं। यहाँ की जो मिट्टियां हैं, जलोढ़ मिट्टी, पोडजोल मिट्टी और हिमोड मिट्टियां। तो जर्मनी की जो प्रमुख मिट्टियां यानी जर्मनी में जो मिट्टियां पाई जाती हैं, जलोढ़, पोडजोल और हिमोड। जर्मनी के उत्तरी मैदान और नदी घाटियों में उर्वर जलोढ़ मिट्टी और अल्पाइन पर्वतीय क्षेत्रों में अनुपजाऊ पोडजोल मिट्टी पाई जाती है। मिश्रित वनों और चौड़ी पत्ती वाले जो पर्णपाती वन हैं, यहाँ भी पोडजोल मिट्टी मिलती है। इनमें जैव तत्वों का अनुपात अधिक होता है। आल्प्स पर्वत के दक्षिण में हिमनदों से प्रभावित क्षेत्रों में हिमोड के निक्षेप से निर्मित मिट्टियां पाई जाती हैं। रेत, बजरी, बोल्डर आदि मिले जुले रहते हैं। यह मिट्टी जो है कम उपजाऊ होती है, ठीक है। यह मिट्टी कम उपजाऊ रहती है। प्राकृतिक वनस्पति के बारे में अगर बात करें तो जर्मनी का लगभग 25% क्षेत्रफल वनों यानी कोणधारी वन वृक्षों से जो है आच्छादित है। तो 25% जो क्षेत्रफल है ये वनों से आच्छादित है। अधिकतर वन ऊंचे पर्वतों पर पाए जाते हैं। यहाँ के अधिकतर वन अम्ल वर्षा से बुरी तरह जो है प्रभावित हुए हैं। जर्मनी के वन जो है धरातलीय और जलवायुवीय दशाओं के अनुसार जो है फलते फूलते हैं। इनको याद रखिएगा, कोणधारी सदापर्णी वन है, चौड़ी पत्ते वाले पर्णपाती वन है और मिश्रित वन है। दक्षिण जर्मनी में आल्प्स पर्वत के ऊंचे भागों में नुकीली पत्ती वाले कोणधारी सदापर्णी वन पाए जाते हैं, जिनमें पाइन, स्प्रूस, लार्च, सिल्वर फर, बर्च आदि प्रमुख वृक्षों की किस्में हैं। जर्मनी के लगभग 2/3 भाग पर कोणधारी वनों का विस्तार है। उत्तरी जर्मनी में चौड़ी पत्ते वाले पर्णपाती वनों का विस्तार है, जिनमें यश, एल्म, ओक, पॉपुलर, बीच आदि प्रमुख वृक्षों की किस्में हैं। आल्प्स पर्वत के नीचे ढालों पर मिश्रित शंकुधारी और चौड़ी पत्ते वाले जो है वन मिलते हैं। जर्मनी पोलैंड के बीच हिडेनबर्ग या ओडर नीसे, जबकि फ्रांस और जर्मनी के बीच मैग्नेट रेखा अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। खनिज और ऊर्जा संसाधन के बारे में अगर बात करें तो देखिए, जर्मनी में कोयला, लौह अयस्क, सीसा, तांबा, पोटास प्रचुर बड़े भंडार हैं। लौह अयस्क मुख्य रूप से बावेरिया में
न्यूरेनबर्ग के पूर्व में, हनोवर के दक्षिण पूर्व में और रूर के दक्षिणी क्षेत्रों में मिलता है। जर्मनी का सार और रूर प्रदेश यूरोप में कोयला के उत्पादन का सबसे बड़ा और संपन्न क्षेत्र है, जो बिटुमिनस कोयले के लिए प्रसिद्ध है। रूर बेसिन को जर्मनी का काला प्रदेश और यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल भी कहा जाता है। यहाँ के हॉर्ज पर्वत, सैक्सोनी, अर्जबर्ग और पर्वत, सुडेटन पर्वत, सार बेसिन, ये सभी मुख्य खनिज क्षेत्र हैं। उत्तम किस्म का बिटुमिनस कोयला रूर घाटी से प्राप्त किया जाता है। रूर बेसिन यूरोप का सबसे बड़ा कोयले का भंडार है। सार बेसिन और आचेन बेसिन से भी कोयला जो है निकाला जाता है। कोलोन के आसपास लिग्नाइट कोयला निकाला जाता है, जिसका उपयोग ताप विद्युत के उत्पादन और रसायन उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। उत्तरी सागर से अल्प मात्रा में पेट्रोलियम भी निकाला जाता है। नीदरलैंड की सीमा के पास से प्राकृतिक गैस प्राप्त की जाती है। लगभग 1/3 विद्युत ऊर्जा का उत्पादन जो है परमाणु संयंत्रों के द्वारा जो है किया जाता है। देखिए, कृषि के संदर्भ में अगर बात करें तो जर्मनी की मात्र 3% श्रम शक्ति कृषि और अन्य प्राथमिक व्यवसाय जैसे वानिकी, मत्स्य उत्पादन और खनन में संलग्न है। 3% श्रम शक्ति 3% लोग कृषि या अन्य प्राथमिक व्यवसाय में लगे हुए हैं। गेहूं, जौ, चुकंदर, आलू, राई, जई जर्मनी के मुख्य फसलें हैं। जर्मनी विश्व में राई, आलू और चुकंदर के बड़े उत्पादक देशों में से एक है। जर्मनी के मध्यवर्ती और दक्षिणी भागों की अधिकतर भूमि में खेती होती है। यहाँ मिश्रित खेती का चलन है। एल्ब नदी की घाटी यूरोप का सबसे उत्तरी क्षेत्र है, जहाँ अंगूरों की खेती होती है। अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र राइन नदी की घाटी के ढाल क्षेत्र हैं, जहाँ अंगूरों के बागान जो है पाए जाते हैं। जर्मनी दूध, मक्खन, पनीर, मुर्गी उत्पादों का भी प्रमुख उत्पादक देश है। परिवहन के संदर्भ में अगर बात करें तो जर्मनी में स्थित किल नहर 98 किलोमीटर लंबी नौगम्य नहर है, जो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। इस नहर के निर्माण के बाद व्यापारिक जहाजों के परिवहन मार्ग में पहले की तुलना में लगभग 460 किलोमीटर की कमी आई है, और दक्षिण में डेन्यूब नदी भी इसी उद्देश्य को पूरा करती है, जिसके द्वारा यूरोप के पूर्वी और मध्यवर्ती भागों में पहुंचना आसान है। बर्लिन जर्मनी का सबसे बड़ा नगर है और यह एक नदीय पतन है। संयुक्त जर्मनी की राजधानी इसे बनाया गया है, जो बॉन राइन नदी पर बसा एक महत्वपूर्ण नगर है, बर्लिन। जर्मनी के एकीकरण से पहले बर्लिन जर्मन संघीय गणराज्य की राजधानी था। वर्तमान में यह एक महत्वपूर्ण शैक्षिक और औद्योगिक नगर है। उत्तरी सागर पर स्थित हैम्बर्ग और ब्रेमेन प्रमुख जो है पतन है। औद्योगिक नगर के बारे में अगर बात करें तो रूर प्रदेश के एसन, डुसेल्डोर्फ और अन्य औद्योगिक नगरों के अतिरिक्त कोलोन, मेनुहीम और फ्रैंकफर्ट राइन घाटी के अन्य प्रमुख नगर हैं। म्यूनिक बावेरिया की उच्च भूमियों पर स्थित कला और संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। लिपजिंग व एल्ब नदी के किनारे पर स्थित ड्रेसडेन प्राचीन और महत्वपूर्ण नगर है। ड्रेसडेन चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। जनसंख्या के संदर्भ में अगर बात करें तो जर्मनी की 91% जनसंख्या टर्किश और 2.5% कुर्दिश हैं। यहाँ के अधिकांश निवासी आर्य निर्जाति के हैं, जो कॉकेशियन प्रजाति की एक शाखा है। जर्मनी में 68% लोग ईसाई हैं, जिनमें 34% रोमन कैथोलिक हैं और 37.2% मुस्लिम, 28.3% अन्य हैं। यहाँ के अल्पसंख्यक समुदायों में यहूदी जो है यहूदी प्रमुख हैं। इसी के साथ जो है आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में रसिया के संदर्भ में डिस्कस करेंगे। रसिया से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे, तो आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।